हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डी के फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेटिक्स के बारे में। गाइस, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। गाइस, डायरेटिक एक ऐसा एजेंट होता है जिसका यूज़ हम यूरिन वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए या यूरिन के एक्सक्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं। बट इन केस ऑफ हाइपरटेंशन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, डायरेटिक का यूज़ हम ब्लड वॉल्यूम को कम करने के लिए करते हैं। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स। डायरेटिक्स को मेनली 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। हाई सेलिंग इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर, इसको हम लूप डायरेटिक्स भी बोलते हैं। सेकेंड है मीडियम एफिकेसी या इनहिबिटर ऑफ सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्टर। थर्ड है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, इसको हम एडजुवांट डायरेटिक्स भी बोलते हैं। तो हाई सेलिंग डायरेटिक्स में आता है फुरासेमाइड, बुमेटानाइड, टोरासेमाइड। मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स में आता है बेंजोडाइजेपाइन एंड थायाजाइड। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर, इसमें आता है एसिटाजोलेमाइड। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, इसमें आता है मैनिटॉल, आइसोसोर्बाइड एंड ग्लिसरॉल। थर्ड है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, इसमें आता है स्पाइरेनोलेक्टोन एंड एप्लिरिनोन। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स। तो अब हम इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। तो गाइस, मोड ऑफ एक्शन स्टार्ट करने से पहले हम नेफ्रॉन के डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। तो ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है और ये मतलब हमारी जो किडनी है नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन से मिलके बनी होती है। नेफ्रॉन में जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है तो 3 प्रोसेस के थ्रू इसका प्यूरिफिकेशन होता है। फर्स्ट है ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन, सेकंड है एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रेशन, थर्ड है एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ये 3 प्रोसेस के थ्रू हमारे नेफ्रॉन में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। तो ये है एफरेंट आर्टरीज, ये इफरेंट आर्टरीज। तो हमारे बॉडी से ब्लड जो है प्यूरिफिकेशन के लिए इस एफरेंट आर्टरीज के थ्रू आती है और यहाँ ग्लोमरुलस में उसका फिल्ट्रेशन होता है। तो गाइस, जो भी स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इजीली इसको क्रॉस कर जाते हैं और जो भी लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो इस एफरेंट आर्टरीज के थ्रू उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये इसका सेकेंड पार्ट है, इसको बोलते हैं हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। यहाँ पे 60 to 70% जो सोडियम एंड क्लोरीन का रीअब्जॉर्प्शंस होता है। इसको बोलते हैं हम लूप ऑफ हेनले। ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, ये है कलेक्टिंग डक्ट्स। तो थिन असेंडिंग लिम्ब में जो है 25% सोडियम एंड क्लोरीन का रीअब्जॉर्प्शंस होता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में 5% NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है एंड जो कलेक्टिंग डक्ट्स होता है उसमें 1 to 2% रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो गैस, डायरेटिक्स का मोड ऑफ एक्शन यही है कि ये इस रीअब्जॉर्प्शंस की प्रोसेस को इनहिबिट करेगा, जिसके कारण हमारे ब्लड का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और यूरिन एक्सक्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा या यूरिन का जो वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं साइट ऑफ एक्शन ऑफ डायरेटिक्स। तो गाइस, सबसे पहले है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। तो यहाँ पे सोडियम एंड हाइड्रोजन चैनल पाया जाता है। इसको ऑस्मोटिक डायरेटिक्स एंड कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर जो है इनहिबिट करता है। मतलब जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स और कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर डायरेटिक्स है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में अपना एक्शन शो करते हैं। सेकेंड है थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे पाया जाता है सोडियम पोटेशियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे मेनली लूप डायरेटिक्स अपना एक्शन शो करता है। थर्ड है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। यहाँ पे सोडियम एंड क्लोरीन सिम्पोर्टर जो है अपना
मतलब पाया जाता है, इसको थायराइड डाययूरेटिक्स इनहिबिट करता है। फोर्थ है कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स में सोडियम एंड पोटेशियम चैनल पाया जाता है, इसको पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स जो है इनहिबिट करता है। तो ये थे हमारे डाययूरेटिक्स एंड उसके साइट ऑफ एक्शन। तो गाइस आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ लूप डाययूरेटिक्स। तो इसके एग्जांपल्स हैं फुरासेमाइड, बुमेटानाइड, लूप डाययूरेटिक्स के एग्जांपल हैं। इसका साइट ऑफ एक्शन क्या है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, इसका साइट ऑफ एक्शन है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में अपना एक्शन शो करते हैं। लूप डाययूरेटिक्स मेनली सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स होते हैं। ये सल्फोनामाइड के डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि अपना एक्शन सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करके देते हैं। मतलब ये जो जैसे हमने अभी देखा था कि जो हमारे नेफ्रॉन में सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन जो को ट्रांसपोर्टर होता है उसको इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण जो सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे ब्लड के लिए ह्यूमन में नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन जो है कम होता है, जिसके कारण ब्लड का वॉल्यूम जो है कम हो जाता है और यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा नेफ्रॉन का मेम्ब्रेन है, ये हमारा ल्यूमेन है नेफ्रॉन का, और ये है इंटरस्टिशियम ब्लड, मतलब ये ब्लड वेसल्स वाला पार्ट है। ये ल्यूमेन वाला पार्ट है, ये उसका मेम्ब्रेन है नेफ्रॉन का। तो इस नेफ्रॉन के मेम्ब्रेन में पाया जाता है सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि लूप डाययूरेटिक्स इसको इनहिबिट कर देता है और इस आयन के जो भी मतलब जो सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन आयन है इसको ब्लड में जाने से रोक देता है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है लूप डाययूरेटिक्स। तो गाइस आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसका फार्माकोकाइनेटिक्स है, ये रिपीटली अब्जॉर्ब्स होते हैं जीआईटी के थ्रू, या इसको हम इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनियस रूट से भी एब्जॉर्ब्स कर सकते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है मतलब ये पूरे प्लाज्मा में एक्सटेंसिवली बाउंड हो जाता है। इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, एक्सक्रीशन जो है यूरिन के थ्रू होता है। इसका थेराप्यूटिक यूज़ है, तो इसका यूज़ हम एडेमा के लिए करते हैं, हाइपर कैल्सीमिया के लिए करते हैं, हाइपर कैलेमिया के लिए करते हैं। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि एक्यूट हाइपोवोलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, ऑटोटॉक्सिसिटी एंड हाइपर यूरिशेमिया। तो ये इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो डायरेटिक्स मतलब लूप डायरेटिक्स का यूज़ हम हाइपर सेंसिटिविटी के केस में नहीं कर सकते हैं, हाइपोवोलेमिया के केस में, इन्फेंट्स अगर कोई इन्फेंट्स है तो उसको भी हम लूप डायरेटिक्स को नहीं देते हैं। तो ये था लूप डायरेटिक्स एंड उसके मोड ऑफ एक्शन, यूज़, एडवर्स इफेक्ट एंड उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो अब हम देखते हैं थायराइड डायरेटिक्स के बारे में। मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड डायरेटिक्स। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं क्लोरथायराइड, हाइड्रोक्लोरथायराइड। इसका साइट ऑफ एक्शन है डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल्स। तो ये डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल्स में अपना एक्शन शो करेगा। ये भी सल्फोनामाइड का ही डेरिवेटिव्स होता है, लेकिन इसमें वीक कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर इसका भी एक्शन पाया जाता है। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्राइज जो एंजाइम होते हैं उसको भी इनहिबिट करता है। ये मैग्नीशियम और पोटेशियम के एलिमिनेशन को इंक्रीज कर देता है हमारा थायराइड डायरेटिक्स, एंड जो कैल्शियम एंड यूरिक एसिड के एलिमिनेशन को ये डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण कैल्शियम एंड यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज हो जाता है। ये मेनली हमारे जो सोडियम एंड क्लोरीन को सिम्पोर्टर को इनहिबिट कर देता है,
यहाँ पे सिम्पोर्टर आएगा, सिम्पोर्टर सोडियम एंड क्लोरीन सिम्पोर्टर को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण सोडियम एंड क्लोरीन का रीअब्जॉर्प्शंस हमारे ब्लड में नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसका कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज हो जाएगा और ट्यूबुलर फ्लूइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको भी हम एक डायग्राम से समझते हैं। यह है हमारा ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन एंड यह है मेम्ब्रेन ऑफ नेफ्रॉन, ये इंटरस्टिशियम ब्लड। तो हमारे नेफ्रॉन के मेम्ब्रेन में पाया जाता है सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्टर। तो थायजाइड डायरेटिक्स इस सिम्पोर्टर को, सोडियम एंड क्लोरीन सिम्पोर्टर को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण सोडियम एंड क्लोरीन आयन जो है हमारे यूरिन के ल्यूमेन से इंटरस्टिशियम ब्लड में नहीं जा पाता है, जिसके कारण जो ब्लड का वॉल्यूम भी कम रहेगा और इस मतलब सोडियम एंड क्लोरीन का एक्सक्रेशन जो है यूरिन के थ्रू इजीली होगा। तो ये था सिंपल सा। अब हम देखते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक। इसका फार्माकोकाइनेटिक है, ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है जीआईटी के थ्रू। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होता है। अनचेंज्ड इन किडनी, मतलब ये एलिमिनेशन जो है किडनी के थ्रू होता है, मतलब यूरिन के थ्रू ही इसका एक्सक्रेशन होता है। इसका थेराप्यूटिक यूज़ है, इसका यूज़ हम हाइपरटेंशन के लिए करते हैं, हार्ट फेलुअर के लिए, हाइपर कैल्शियूरिया के लिए करते हैं एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस के लिए भी इसका यूज़ हम करते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट हैं हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोवोलेमिया, हाइपर ग्लाइसेमिया, हाइपर यूरिसेमिया, हाइपर कैल्शियमिया। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ थायजाइड डायरेटिक्स, तो थायजाइड डायरेटिक्स को हम हाइपोटेंशन, गाउट एंड किडनी फेलुअर एंड हाइपोकैलेमिया, इस केस में हम थायजाइड डायरेटिक्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो गाइस ये था सिंपल सा मोड ऑफ एक्शन ऑफ थायजाइड डायरेटिक्स एंड उसके यूज़, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो गाइस आपको ये वीडियो समझ आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड शेयर कीजिए। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए ऐसे वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक यू।